अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की हमारी स्टोरी है इन अ ब्लू टाइम बाय हनीफ कुरैशी। सबसे पहले मैं इसके करैक्टर्स के बारे में बताऊंगी। इसमें मेन 3 करैक्टर्स हैं और उनके नेम हैं फर्स्ट रॉय, सेकंड क्लारा, इट्स रॉयज वाइफ, थर्ड जिमी। रॉय एंड जिमी आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड पूरी स्टोरी इन दोनों के अराउंड ही रिवॉल्व करती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर करैक्टर्स ऑफ द स्टोरी। कारा, जिमीज गर्लफ्रेंड, कैंडी, काराज फ्रेंड, और जिमी और रॉय दोनों ही इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। थर्ड है मंडे, फोर्थ टर्नर एंड नेक्स्ट मार्को। मंडे एंड टर्नर ये दोनों मीडिया इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखते होते हैं और मार्को जिसके घर में जिमी शुरू में रहता होता है, लेकिन बाद में उनकी लड़ाई हो जाती है और उसको जिमी को उसका घर छोड़ना पड़ता है। अब आपको करैक्टर्स का तो अच्छे से पता चल गया है। अब हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी। और जैसा कुछ स्टोरी का नाम है इन अ ब्लू टाइम, तो ब्लू टाइम का मतलब ये है कि ऐसा टाइम जिसमें एक इंसान बहुत अलोन, ब्रोकन और डिप्रेस्ड फील करता है और इस टाइम पे ऐसे इंसान को खुद को हील करने के लिए टाइम चाहिए होता है और उसे ऐसा लगता है कि जैसे वक्त रुक सा गया हो। बेसिकली ये उसके लिए डिप्रेशन का टाइम होता है। और इस स्टोरी में ब्लू टाइम स्टोरी के 2 करैक्टर्स रॉय और जिमी का चल रहा होता है, मतलब कि वो दोनों डिप्रेस्ड होते हैं और जो जिमी है वो कुछ ज़्यादा ही सफ़र कर रहा होता है। अब होता ये है कि रॉय और उसकी वाइफ क्लारा अपने न्यू घर में शिफ्ट होते हैं और वो बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं और वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तब क्लारा रॉय से कहती है कि इस टाइम तुम किस इंसान की कॉल अटेंड करना पसंद करोगे और किसकी नहीं। और इसी ड्यूरिंग अचानक से फ़ोन पे बेल बजने लग जाती है और रॉय के जहन में कुछ आता है, लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता क्योंकि वो अपनी वाइफ के सामने अपने फ्रेंड से बात करने में हेजिटेशन फील करता है। और इस बात पे क्लारा को अपने हस्बैंड पे शक होने लग जाता है और वह सस्पिशियसली कॉल अटेंड करके जस्ट हेलो बोलती है और इसके अलावा कुछ नहीं बोलती और बस चुप करके सुनती रहती है। और रॉय जो है वो क्यूरियस होता है और अपनी वाइफ से पूछता है कि क्या मंडे की कॉल है, और क्लारा अपना सर ना में हिला देती है। और फिर क्लारा जो है वो अचानक से कहती है ओ गॉड, और ये कहते ही फ़ोन बंद कर देती है। नेक्स्ट जो रॉय है वो जल्दी से अपनी जैकेट पहनता है और अपनी वाइफ को गुड बाय कहता है और जाते वक्त कहता है कि अगर मंडे की कॉल आए तो उससे उसका नंबर ले लेना, क्योंकि जो मंडे है वो रॉय के करियर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट इंसान है। इस स्टोरी में आगे जाके पता चलेगा कि वो कैसे वो उसके लिए इम्पोर्टेंट था उसके करियर के लिए। एंड वन मोर थिंग, इस टाइम पे क्लारा जो है वो प्रेग्नेंट होती है। नेक्स्ट ये होता है कि जो रॉय है वो अपने फ्रेंड जिमी से मिलने जाता है और टेक्स्ट में जिमी की कुछ लाइंस इस तरह से मेंशन की गई हैं कि आज रात जिमी को रॉय की बहुत ज़रूरत थी बिकॉज़ वो किसी मुश्किल में फंस गया होता है। और वो मुश्किल वही है जो स्टार्ट में मैंने बताया था कि जिमी का मार्को के साथ झगड़ा हो गया था और जिसके घर में वो रह रहा था, और इसी वजह से रॉय जिमी को अपने घर ले जाता है। और यहाँ अब कैंडी और कारा का भी जिक्र आएगा कि कारा जो जिमी की गर्लफ्रेंड होती है वो इस पॉइंट पे जिमी को छोड़कर चली जाती है बिकॉज़ वो कहती है कि जिमी एक नकारा फजूल इंसान है, यूज़लेस है, और इसलिए रॉय के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है कि अब वो अपने फ्रेंड को इस कंडीशन में अकेला छोड़ दे। और ये दोनों तो बहुत पुराने और गहरे दोस्त भी होते हैं। अब मैं यहाँ एक और चीज़ मेंशन करूँगी कि ये दोनों यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तब के फ्रेंड्स हैं और अच्छे फ्रेंड्स होने की वजह से इनमें बहुत कुछ कॉमन भी है, जैसे कि दोनों का मीडिया में इंटरेस्ट होता है, इनकी हैबिट्स भी ऑलमोस्ट सेम होती हैं और इसके साथ साथ इन दोनों में जो बुराइयाँ होती हैं वो भी सेम होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रिंकिंग, अडल्ट्री एक्सेट्रा। और इन दोनों फ्रेंड्स को देख के तो ऐसे ही लगता है जैसे दोनों बेकार हैं, लेकिन इनमें से जो रॉय है वो अपने करियर को लेके सीरियस है और उसकी वाइफ को फर्स्ट बेबी भी होने वाला होता है और इसलिए अपने फ्यूचर को लेके थोड़ा सीरियस होता है। लेकिन इसमें बुराइयां भी होती हैं बिकॉज़ वो दूसरी गर्ल्स में भी इंटरेस्टेड होता है, इन्वॉल्व होता है, ड्रग्स यूज़ करता है। दैट्स वाई वो सक्सेसफुल पर्सन नहीं है। अच्छा, अब जब रॉय जिमी को अपने साथ अपने घर लेके आ रहा होता है तो वो अपने पास्ट को याद करने लग जाते हैं और 1-2 इंसिडेंट्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि जिमी एक फ़कीर को पैसे देता है और बहुत ज़्यादा सारे पैसे देता है, लेकिन फिर भी यही कहता है कि मेरे पास तो यही है और ये सब तुम रख लो, मैंने तो मर जाना है बहुत जल्दी। अच्छा, फिर वो फाइनली घर पहुंच जाते हैं और अनएक्सपेक्टेडली क्लारा को जिमी के आने से कोई मसला भी नहीं होता और रॉय भी इस बात पे बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ होता है और सब कुछ सही सही चल रहा होता है। कुछ दिन तो जिमी उनके घर में रहता है, उनके पैसों पे गुजारा कर रहा होता है, लेकिन कुछ दिनों बाद रॉय जिमी को कहता है कि तुम्हें भी कुछ काम करना चाहिए
एक लिहाज से तो देखा जाए तो उसके भले के लिए ही है, लेकिन जिमी इस बात को मजाक में उड़ा देता है और कहता है कि पे काम करना गुलामी है और दोनों इस बात को हंसी में टाल देते हैं। नेक्स्ट अब जिक्र करते हैं मंडे का कि ये एक ऐसा इंसान है कि सब कुछ इसके मूड पे डिपेंड करता होता है। अगर मूड अच्छा हो तो अगले बंदे को अच्छा ट्रीट करता है और अगर ना मूड ठीक हो तो बहुत बुरा ट्रीट करता है। मंडे एक ऐसा इंसान होता है कि ये तो लोगों को या तो वो लोगों को नौकरों की तरह ट्रीट करता है और या फिर उनके साथ 5-5 घंटे हैंग आउट करता है, घूमना फिरना, पॉलिटिक्स और बुक्स वगैरह की बातें करना। और ये मंडे जो है वो रॉय के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इस टाइम पे कि जब रॉय पे फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बर्डन होता है और उसकी वाइफ को बेबी भी होने वाला होता है और जिमी भी उसके घर में रहता है और इसलिए रॉय को इस वक्त पैसों की भी बहुत ज़रूरत होती है। अब नेक्स्ट ये है कि रॉय और जिमी एक टर्नर नाम के आदमी से मिलते हैं, जिसका मैंने पहले भी करैक्टर्स में आपको बताया है कि जो टर्नर है वो बेसिकली उनको फ़ायदा तो नहीं देता और इस इंसान की वजह से रॉय को उल्टा नुकसान ही होता है। और वो जिमी को बोलता है कि तुम्हें कोई नाइफ़ पकड़ के क्यों नहीं मार दी उसको, क्योंकि वो इनके पैसे लेके चला जाता है और इनका नुकसान कर जाता है और अब इसलिए उसे मंडे की ज़्यादा ज़रूरत है। और अब यहाँ इनकी फ्रेंडशिप में भी ट्विस्ट आएगा और रॉय की मीटिंग होती है मंडे से और वो इसे गुड न्यूज़ देता है कि मंडे का वो काम सेल होने वाला है जिसके लिए रॉय ने बहुत ज़्यादा म्यूज़िक वीडियोस बनाई थी और अब इसका काम भी सेल होने वाला है तो ये फ़िल्म को बड़े बजट पर बना सकता है और ये फ़िल्म को डायरेक्ट करना है रॉय ने और ये रॉय की फ़िल्म है जो कि उसका अब तक का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। इससे पहले भी रॉय ने काम किया होता है लेकिन ये इसकी सबसे बड़ी फ़िल्म होती है और इसके लिए उसे बहुत बड़ा बजट मिल रहा होता है और ये इसके लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ होती है। और यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि रॉय कहीं चला जाता है और जिमी और मंडे पीछे अकेले रह जाते हैं और इन दोनों के दरमियान कुछ डिस्कशन होती है जो कि रॉय के करियर के लिए बहुत बुरी साबित होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो जिमी है वो नशे में अपने आइडियाज़ शेयर करने लग जाता है और उसे नहीं पता चलता कि वो नशे में रॉय का काम ख़राब कर रहा है और इनकी डिस्कशन से ही रॉय का काम ख़राब होता है। और फिर जब जिमी मंडे को अपने आइडियाज़ शेयर करता है तो उसे जिमी के आइडियाज़ रॉय के निस्बत ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं और फिर मंडे फैसला करता है कि वो रॉय की बजाय जिमी के साथ काम करेगा और रॉय की फ़िल्म पे काम नहीं करेगा। ये वो फिल्म है जिस पे रॉय लास्ट 2 ईयर्स से वर्क कर रहा होता है और वो एक्साइटेड भी होता है लेकिन यहाँ पे जिमी ने उसका काम ख़राब कर दिया है। और तो और जिमी ये भी बताता है मंडे को कि रॉय को अल्कोहल और कोकेन की भी एडिक्शन है। इस सब से मंडे ये रिज़ल्ट निकालता है कि रॉय सही काम नहीं कर सकेगा। इसके लिए अब वो अपने बड़े बजट पे जिमी के साथ काम करेगा। और जब रॉय वापस आता है और उसे ये सब पता चलता है तो वो बहुत सैड हो जाता है। ज़ाहिर बात है ये चीज़ उसके लिए दुख का बायस होती है और वो बात करने की भी ट्राई करता है मंडे से और मंडे रॉय को बातों बातों में बता देता है कि जिमी ने उसके बारे में ऐसे ऐसे बताया कि तुम अल्कोहल यूज़ करते हो और फिर मंडे उसे कहता है कि तुम अपनी सेहत का ख्याल रखो, अपने ऊपर काम करो, विटामिन्स लो और उस वक्त मेरे पास आना जब तुम अपना 100% दे सको। रॉय बहुत ज़्यादा सफाई देने की भी ट्राई करता है लेकिन मंडे उसकी एक भी नहीं सुनता और उस पर यकीन नहीं करता और सब कुछ जिमी के हक़ में चला जाता है। और ये भी है कि जिमी ने ये सब इंटेंशनली नहीं किया होता बल्कि वो सब नशे में कर देता है। और इस सब के बाद जिमी और रॉय में नाराज़गी हो जाती है, थोड़ा सा झगड़ा हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और जिसकी वजह से जिमी रॉय का घर छोड़कर अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड कारा के घर चला जाता है और वो घर नहीं होती और वो उसके दरवाजे पर लेटा रहता है और सारी रात वेट करता है लेकिन कारा घर नहीं आती। और फिर जब सुबह के 5 बज जाते हैं तो तूफ़ान आ जाता है और उस तूफ़ान की वजह से जिमी की हालत बहुत ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रॉय को हॉस्पिटल से कॉल जाती है कि रॉय बीमार है जिमी बीमार है और जिमी हॉस्पिटलाइज होता है। इस पॉइंट पे फिर रॉय को बहुत रिग्रेट फील होता है कि उसकी वजह से उसका दोस्त बीमार हो गया और इसके लिए वो बहुत सैड फील करता है और वो इस हद तक उदास हो जाता है कि एक ऐसे इंसान जिसको हर वक्त आगे बढ़ने, तरक्की करने और चीज़ें ख़रीदने का शौक़ होता है वो टाउन में ऐसे ही घूम रहा होता है और कुछ भी नहीं ख़रीदता, विदाउट एनी डिज़ायर टू बाय एनीथिंग।
और फिर वो बहुत ज़्यादा उदास रहने लग जाता है। और इस स्टोरी का एंड इस तरह से होता है कि रॉय अगेन जिमी के पास जाता है हॉस्पिटल में, और वहाँ कारा की फ्रेंड कैंडी भी होती है और वहाँ उनकी थोड़ी सी डिस्कशन होती है, और इसी तरह ये स्टोरी का एंड होता है। और रॉय जिमी के हॉस्पिटलाइज होने की वजह से बहुत परेशान होता है। अब इसमें कुछ थीम्स भी हैं, जैसा कि इस स्टोरी में कुछ थीम्स भी निकल सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, जैसे जिमी ने किया और मूव ऑन कर गया जब उसका ब्रेकअप हुआ। लेकिन जो रॉय है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, कि वो एक्सेप्ट कर ही नहीं पाया कि मुझे नहीं दिया गया, या फाइनेंशियली या ये वो हो सकता है कि मज़ीद स्ट्रगल करता और वहीं खड़ा रहता, स्टैंड लेता, लेकिन ये कंसिस्टेंट नहीं रहा। मतलब एफ़र्ट्स बीच में ही इसने छोड़ दी ना रॉय ने। और इसी तरह इसमें ये भी हो सकता है कि आपको एफ़र्ट्स करनी चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए जो भी बुरा हो रहा है आपके साथ, और आपको आगे मूव ऑन करने की भी ट्राई करनी चाहिए। इट्स ऑल अबाउट दिस स्टोरी। आई होप आपको अच्छे से समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।